नमस्कार दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री में ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके फर्स्ट है, ठीक है। बोर्ड में जितना भाग अपने आ रहा है इस चैप्टर के अंदर वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट के जो टॉपिक हैं विद्युतीय और चुंबकीय गुण, ठीक है, वो बोर्ड ने हटाया है। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के मध्य अंतराण्विक बल अधिकतम और अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। ये आप अच्छी तरह जानते हो। इस चैप्टर में हम ठोसों के दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है। आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस इस टॉपिक के बाद में हमको नहीं पढ़ने। देखिए इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। इनमें सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, इनमें अंतर बताता हूँ आपको मैं। किसके आधार पर? उदाहरण के आधार पर। क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनके अंदर क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है। जिनके अंदर क्या पाए जाएंगे? क्रिस्टल पाए जाएंगे। क्रिस्टल पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे लैब में आप जितने भी लवण काम में लेते हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, बिस्मिथ सल्फेट है या सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। ठोस अवस्था में जो भी हम लवण काम में लेते हैं और उनमें अगर क्रिस्टल उपस्थित हैं तो वो सारे क्रिस्टलीय ठोस होंगे। हम नमक काम में लेते हैं, हम शुगर चीनी काम में लेते हैं, जिनके अंदर क्रिस्टल पाए जाते हैं वो सारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है। तो वो कोई आपके कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। अब आती है बात अक्रिस्टलीय ठोसों की, जिनके अंदर क्रिस्टलीय संरचना नहीं मिलती है, वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें मुख्यतः तीन चीज़ें आएंगी। क्या होंगी वो? रबर, प्लास्टिक और कांच, ठीक है। कोई सा भी रबर हो, कोई सा भी प्लास्टिक हो, कोई सा भी कांच हो, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी जो अक्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत करेंगी, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताएंगी। तो अब जो मैंने आपको उदाहरण बताए ना, इन उदाहरणों के आधार पर आप अंतरों को याद करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर अंतर। पहला इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। किसके अंदर? क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी कण एकदम निश्चित होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह के जमे रहते हैं, अव्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? इनमें कोई निश्चित व्यवस्था या निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, ठीक है। एक बड़ा कण आ गया, एक छोटा आ गया, फिर एक बहुत बड़ा कण आ गया, एक टूटा हुआ कण आ गया, तो इनमें कोई निश्चित ज्यामिति और व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरा अंतर। इनके गलनांक निश्चित होते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक क्रिस्टलीय ठोस ए है और इसका जो गलनांक है वो है 390 केल्विन। 390 केल्विन इसका गलनांक है, तो ये 390 केल्विन पे ही पिघलेगा, ठीक है। 389 पे भी ये मेल्ट नहीं होगा, नहीं पिघलेगा, क्योंकि इसका गलनांक क्या है? निश्चित है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये किसी भी तापमान पे हल्का सा इनको गर्म किया, ये पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई इनका निश्चित गलनांक नहीं होता है। फिर आता है आपका तीसरा, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का दूसरा नाम क्या है? वास्तविक ठोस। जबकि ये होते हैं आभासी ठोस। ठोस जैसे लगते हैं ये, ठीक है ना। ठोस तो होते ही हैं, खैर कांच है, प्लास्टिक है, ये सब ठोस तो होते ही हैं, लेकिन इनके जो केमिस्ट्री के रासायनिक गुण के जो गुण होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर मिलता है। मुख्यतः तीन अंतर तो ये हो गए। चौथा अंतर है इसके अंदर, ये साधारणतः लघु क्रिस्टलों की भांति, लघु क्रिस्टलों की बहुत अधिक संख्या में समूह होते हैं और इनमें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, मतलब कि हल्का सा गर्म करेंगे और ये पिघलने लग जाएंगे, इसलिए बहने वाले द्रव भी होते हैं। और ये साधारणतः लघु क्रिस्टलों की बहुत अधिक संख्या के समूह होते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल जुड़ जुड़ के और बहुत बड़े एक ठोस का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति होते हैं और ये होते हैं समदेशिक प्रकृति के। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये उदाहरण लिखा हुआ है इनके, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, जो आप लवण देते हो, जबकि रबर, कांच और प्लास्टिक इसके अंदर आएंगे। तो ये थे क्या उदाहरण, अंतर क्रिस्टलीय ठोसों के और अक्रिस्टलीय ठोसों के। चलो इसके बारे में आगे दे नहीं रखा है, मैं आपको यही बताता हूँ कि ठोस विषमदेशिक प्रकृति के और समदेशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है। देखो, अगर ठोसों के अंदर हम कोई भी, हमने दो ठोस ले लिए, मान लो ये एक ठोस की संरचना है, इसके अंदर ठोस इस तरीके से उपस्थित है ना। अगर हम इसके अंदर कोई भी एक लाइन यहाँ से निकालें, तो अगर ये एक ही अणुओं के पास में से होकर निकल रही है तो वो कौन सी प्रकृति हो जाती है? समदेशी प्रकृति। और अलग अलग अणुओं के पास में से कोई निकल रही है तो ये विषमदेशी प्रकृति होती है। इनके गलनांक है, क्वथनांक है, या इनके जो घनत्व होते हैं वो इससे संबंधित होते हैं, ठीक है, उसका इन पर प्रभाव पड़ता है। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशी प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदेशी प्रकृति के।
अब हमको इस अध्याय में केवल क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में नहीं पढ़ना है। देखो क्रिस्टलीय ठोसों को फिर से आगे 4 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। पहला है आणविक ठोस। पहला कौन सा है इसके अंदर? आणविक। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, उसमें पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस जो होते हैं उनके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु या अणु होते हैं उनके अंदर अवयवी कण। एक तो कौन सा होगा? परमाणु या अणु। दूसरे ये मुलायम या कुछ कठोर हो सकते हैं, ये कुचालक होते हैं, है ना, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके गलनांक निम्न होते हैं। जो आणविक ठोस हैं उनके, इनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? देखो आणविक ठोसों के 3 भाग हैं। आणविक ठोसों के 3 भाग हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अध्रुवीय के अंदर जो उदाहरण है वो है हाइड्रोजन, आयोडीन, CO2, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हो सकता है इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा हो कि इसके अंदर कुछ गैसें भी हैं, लेकिन इन गैसों को जब ठोस अवस्था में बदला जाएगा तो वो अध्रुवीय प्रकृति दर्शाएंगे, ठीक है, इनके अंदर ध्रुवता नहीं पाई जाएगी। HCl और सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनको जब ठोस अवस्था में देखेंगे तो ये ध्रुवीय प्रकृति दर्शाएंगे, H+Cl-। हाइड्रोजन बंधित कौन कौन से हैं? अमोनिया और जल। जल के अंदर होगा बर्फ, ठीक है। ये इनके आणविक ठोसों के उदाहरण और उनके गुण हैं। अब दूसरे प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है आयनिक ठोस। दूसरा कौन सा है? आयनिक ठोस। नाम से पता लग रहा है कि इनके अंदर अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे। ये कठोर परंतु भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये ठोस अवस्था में कुचालक, विलयन की अवस्था में चालक का काम करते हैं, क्योंकि विलयन में इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए विलयन में तो सुचालक का काम करेंगे, लेकिन ठोस अवस्था में ये कुचालक का काम करेंगे। इनके गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक ठोस हैं, मजबूत बंध बनता है इनके अंदर, तो इनके गलनांक भी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इनके सभी उदाहरण वही होंगे, MgCl2, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयनिक ठोस ही हैं, ठीक है। तीसरा प्रकार आता है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मतलब इनके अंदर क्या होंगे? अवयवी कण, धातु होंगे, अवयवी कण। ये अत्यधिक कठोर होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनके गलनांक अति उच्च होते हैं। धातु चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, निकल हो, मैग्नीशियम हो, कोई सा भी धातु इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखो आप, ये मैंने उदाहरण लिखे, मैंने कॉपर, सिल्वर, एंटीमनी, कुछ भी आप लिख सकते हो इसके अंदर उदाहरण, ठीक है। जो ठोस अवस्था में पाया जाता है धातु हो, ठीक है। अब देखिए आगे सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट आपके इसके अंदर चौथा प्रकार का जो उदाहरण वो है आपके वर्गीकरण, वो है सहसंयोजक ठोस। इनके अंदर अवयवीकरण क्या होते हैं? परमाणु होंगे, ये कठोर होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम है, ठीक है। इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, ये विद्युत के कुचालक हैं। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इनमें ग्रेफाइट जो है ना ये अपवाद दर्शाता है, लेकिन होता है ये सहसंयोजक ठोस है। आगे बात समझ में आपको? तो ये क्रिस्टलीय, पहले हमने पढ़ा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या, फिर क्रिस्टलीय ठोसों के ये 4 प्रकार हो गए, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, और एक आपने पढ़ा कौन सा वाला, एक और कौन सा था, देखो आप देखते हैं हम, आयनिक ठोस, हाँ आणविक ठोस। इस तरीके से 4 हो गए। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, उसका नाम है क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका। यहाँ से चैप्टर का मुख्य भाग स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ से आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझना। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका क्या लिखा हुआ देखो आप इसके अंदर। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का त्रिविमीय रूप से एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होने से क्रिस्टल जालक बनता है, ठीक है। क्रिस्टल जालक को मैं आपको समझाऊं उससे पहले ये समझो कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल बनता है एकक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है। पहले मैं आपको, जैसे अगर मान लो आपके पास में ये एक क्रिस्टल है जो कि घनीय प्रकार का है। अब ये पूरा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, वो यहाँ उपस्थित होती हैं, ऐसे जुड़ी रहती हैं इस तरीके से। ये बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं इस तरीके से, और इन इकाइयों के आपस में पुनरावृत होने से, एक के ऊपर एक जमने से पूरा एक क्यूब बन रहा है, पूरा का पूरा ये क्रिस्टल बन रहा है इससे। तो इस पूरे क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी हो गई? इसकी सबसे छोटी इकाई ये वाली, ये सबसे छोटी इकाई है इसकी, बिल्कुल छोटी सी इकाई होती है, उसको हम नाम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। क्या नाम बोलते हैं उसको? एकक कोष्ठिका। जिस प्रकार का एकक कोष्ठिका की ज्यामिति होगी, आकार होगा, उसी प्रकार का क्रिस्टल बनता है पूरा। जैसे अगर आपके पास में, अब अगर हम घर पे जाके चीनी के एक दाने को देखेंगे तो चीनी का जो एक दाना होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। चीनी का जो एक दाना होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे होता है। मैं अभी रफली बना रहा हूँ, इस तरीके से चीनी का एक दाना होता है, ठीक है। अगर ये पूरा एक क्या है? क्रिस्टल है। अगर हम चीनी के एक दाने को हाथ में लेंगे तो वो पूरा क्या है? एक क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल के अंदर लाखों करोड़ों एकक कोष्ठिकाएं उपस्थित हैं, छोटी 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 एकक कोष्ठिकाएं उपस्थित हैं, जिससे पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। आई बात तो अब आपको समझ में। इसके अंदर यहाँ छोटी इधर पूरा भरा हुआ है एकक कोष्ठिकाओं से। इन सभी एकक कोष्ठिकाओं से फिर पूरा का पूरा क्रिस्टल बन रहा है,
ठीक है। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, संपूर्ण क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल बनता है एकक कोशिका कहलाती है। फिर अब देखो ऊपर, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का त्रिविमीय रूप से एक नियमित एवं निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होने को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं एकक कोशिकाओं के प्रकार। यहाँ से आप चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी तरह पढ़ना है। देखो एकक कोशिकाओं के प्रकार पढ़ते हैं अपन। अब देखो ये जो पहले हम देखते हैं एकक कोशिका होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ एक एकक कोशिका बना रखी है हमने, ये देखो एक क्यूब बना रखा है। इस एकक कोशिका की जो पैरामीटर हैं वो एक तो होती है अक्षीय दूरी, एक होता है अक्षीय कोण, है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने नाम दे रखा है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक को नाम दे रखा है बी। ये अक्षीय दूरियाँ हैं, है ना। और ये क्या हो गया आपके सी हो गया ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ए बी और सी। फिर ए के सामने वाला एंगल होता है अल्फा एंगल, बी के सामने वाला बीटा एंगल और एक सी के सामने वाले को हम बोलते हैं गामा एंगल। ये अल्फा बीटा गामा एंगल है। मतलब इनमें क्या होगा, जैसे अगर हम देखें अलग अलग प्रकार के ठोस होते हैं, अलग अलग प्रकार के ठोसों में अंतर होता है। कोई ठोस किस प्रकार की संरचना का होता है, किसी में घनी संरचना है, किसी में एकंता संरचना है, किसी में रोम्बिक संरचना है। तो उनमें अंतर किसका आता है, इनके अंतर से आता है अंतर, कि ए बी और सी इनकी समान लंबाई है, किसी की समान लंबाई नहीं है, सी बड़ा हो रहा है, बी छोटा हो गया। अल्फा बीटा और गामा के जो कोण हैं ये बदले हुए हैं। तो इससे अलग अलग प्रकार की एकक कोशिकाएं बनती हैं, क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है। ये एकक कोशिका, ये अपन को बार बार बनानी है। देखो आप जब नोट्स बनाओगे तो इसको बनाना अच्छी तरह। अब हम पढ़ते हैं एकक कोशिकाओं के प्रकार। देखो पहली एकक कोशिका होती है आद्य एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल। इनके नाम आपको इंग्लिश में भी याद रखने हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आद्य एकक कोशिका, ये एक आधी एकक कोशिका बनी हुई है। इसके अंदर आप देखोगे एक एकक कोशिका बन रही है। इसमें अवयव, इसमें 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। एक क्यूब के अंदर 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पे 8 परमाणु इसके अंदर उपस्थित हैं। उसको हम बोलेंगे सिंपल एकक कोशिका, आधी एकक कोशिका। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं इसको। ये देखो हर एक पे एक 8 परमाणु है, 8 परमाणु यहाँ लगे हुए हैं इस तरीके से। ये 8 परमाणु यहाँ व्यवस्थित हैं। ठीक है, ये परमाणु हैं जो एकक कोशिका के अंदर उपस्थित हैं। अब देखते हैं अपन दूसरी एकक कोशिका, इसका नाम है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको इसको इसी नाम से याद रखना है, हिंदी में नाम याद मत रखना। बीसीसी का नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, देखो 8 परमाणु 8 कोनों पर व एक परमाणु केंद्र पर होता है। इसमें नाम आ रहा है ना सेंटर, बॉडी के सेंटर में एक होता है। ठीक है, तो 8 परमाणु 8 कोनों पर होगा, लेकिन एक परमाणु बीच में होता है इसके अंदर। ठीक है, जो इसके अंदर सबसे बीच में उपस्थित होता है, तो उसको बोलते हैं हम बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखते हैं आगे एक और, इसका नाम है एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब एकक कोशिका में 6 फलक होती हैं, है ना। फलक, फेज का मतलब क्या हो गया, फलक। आप पास में लिख लेना इसके, फलक। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, इसमें परमाणु 8 कोनों पर तथा 6 परमाणु 6 फलकों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित है। अब इस वाली फलक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एक परमाणु उपस्थित है, ये रहा। यहाँ एक ऊपर वाली फलक पर एक ये रहा, एक इधर ये रहा, एक इधर ये रहा। ये तो 4 हो गए। एक आगे वाली जो आ रही है उसके अंदर एक मैंने बना दिया, ये एक आगे वाला बना दिया। एक पीछे वाली के अंदर एक ये बना दिया। जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आपको एक एक बना के देखना है कि एक एक बना के हम देखेंगे तो कैसा आएगा ये। तो एक तो हो गई आपके आधी एकक कोशिका सिंपल यूनिट सेल, दूसरी हो गई बीसीसी, तीसरी हो गई एफसीसी। तो 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं। चौथी प्रकार की जो एकक कोशिका है वो कौन सी है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है इसका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होंगे, 8 परमाणु 8 कोनों पर और 2 परमाणु किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होंगे। 2 परमाणु किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होंगे। जैसे 8 परमाणु आपको 8 कोनों पर नजर आ रहे हैं और हमने 2 परमाणु बना रखे विपरीत फलकों में, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। अगर आपको ऊपर नीचे नहीं बनाना है, आप चाहते हो कि मैं तो इधर बनाऊँ, तो आप एक इधर बना दो और एक इधर बना दो। तो ये 2 फलक होंगे, दोनों फलक की विपरीत अवस्था में होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोशिका में अवयवी कणों, इसमें परीक्षा के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अवयवी कणों का मतलब क्या हुआ, कुल परमाणु कितने होंगे। जैसे अगर अपन आयतन की बात करें, अभी आप इधर मत देखना, आपके सामने ये एकक कोशिका, ये कौन सी प्रकार की एकक कोशिका है, सिंपल प्रकार की एकक कोशिका है। कैसे पता लगाया आपने सिंपल प्रकार की है ये, क्योंकि इसमें 8 परमाणु 8 कोनों पर उपस्थित हैं। अब क्या होगा, देखो मुझे ये पता लगाना है कि इस एकक कोशिका के आयतन के अंदर, ये पूरा जो इसका आयतन आ रहा है, इसमें कितने परमाणु आ सकते हैं अंदर, इसके अंदर कितने परमाणु महा सकते हैं, है ना, कितने परमाणु इसकी जगह घिर सकते हैं, तो वो मेरे को पता लगाना है। तो देखो ये जो कोने पर उपस्थित है, यहाँ पर ये परमाणु यहाँ उपस्थित है, सारे परमाणु एक एक करके यहाँ उपस्थित है इसके अंदर,
है ना। आप चाहो तो परमाणु को थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो, लेकिन वो एक दूसरे को ज़्यादा टच नहीं करेंगे। टच तो होते हैं लेकिन ज़्यादा आपको टच नहीं करना है, ठीक है। मान लो मैंने एक परमाणु यहाँ बना रखा है, ये वाला। अब देखो ये जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिकाओं के बार बार जुड़ने से पूरा क्रिस्टल बनता है। इसका मतलब इसके इधर भी एक कोष्ठिका उपस्थित है, इसके ऊपर भी एक एकक कोष्ठिका, इधर भी एक एकक कोष्ठिका उपस्थित है। इस एकक कोष्ठिका के चारों तरफ एकक कोष्ठिकाएं उपस्थित हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि ये जो एकक कोष्ठिका है, ये वाली, इस एकक कोष्ठिका के जो ये परमाणु है, ये वाला जो परमाणु है, ये परमाणु कितनी एकक कोष्ठिकाओं को टच कर रहा है, आपको ये बताना है मुझे। ये जो परमाणु है ना, इस एकक कोष्ठिका के, इस वाली एकक कोष्ठिका के चारों तरफ, इस वाली एकक कोष्ठिका के चारों तरफ एकक कोष्ठिकाएं उपस्थित हैं। तो ऊपर जो परमाणु उपस्थित है ना, जो अभी बना हुआ है ऊपर, ये कितनी परमाणु, कितनी एकक कोष्ठिकाओं के अंदर प्रवेश कर रहा होगा, कितनी एकक कोष्ठिकाओं को छू रहा होगा, टच कर रहा होगा, ये अपन को पता लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये 8 परमाणुओं को टच, 8 एकक कोष्ठिकाओं को टच कर रहा है ये, ठीक है। आप माचिस की डिब्बी लेके, 8 माचिस की डिब्बियाँ लेके उसके एक कोने के ऊपर थोड़ी सी इंक लगा देना, देखना वो जब वो आप माचिस की डिब्बे में जोड़ोगे, ठीक है, तो वो 8 कोनों में उसकी इंक चिपक जाएगी, ठीक है। तो ये अब ये 8 परमाणु को टच कर रहा है ये, इसका मतलब इस परमाणु का, कौन से परमाणु का, इस परमाणु का 1/8वां भाग, 1/8वां भाग इसकी खुद की एकक कोष्ठिका में आ रहा है। आई बात समझ में आपको। बाकी का भाग तो दूसरी एकक कोष्ठिकाओं में जा रहा है, केवल इसका 1/8वां भाग इसकी खुद की एकक कोष्ठिका में आ रहा है। और टोटल कितने परमाणु हैं, ये 8 परमाणु हैं, तो आपको इंटू 8 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, कोनों पर उपस्थित 8 परमाणुओं का सहभाजन 8 इंटू 1/8, 8 परमाणु है, और हर परमाणु का 1/8वां भाग इसकी खुद की एकक कोष्ठिका में आ रहा है। तो इस ये जो सिंपल यूनिट सेल है, इसके अंदर केवल एक परमाणु आ सकता है बस। 8 इंटू 1/8, एक आयतन के हिसाब से इसके अंदर एक परमाणु आ सकता है, सबका 1/8। अब देखते हैं हम बीसीसी में क्या होगा। ध्यान रखना, ये पीसीसी नहीं है, ये बीसीसी है, बीसीसी। बीसीसी में देखो क्या हो गया, 8 परमाणु तो 8 कोनों पर उपस्थित हैं, तो इनका तो वही हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 मतलब एक परमाणु। लेकिन एक परमाणु केंद्र पर उपस्थित है, इसके एक परमाणु कहाँ है, इसके अंदर केंद्र में है। अब देखो ये परमाणु केंद्र में है ना, ये किसी दूसरी एकक कोष्ठिका के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, ये केवल इसी के अंदर उपस्थित है, तो ये पूरा गिनती में आएगा, ये पूरा गिनती में आएगा। केंद्र पर उपस्थित परमाणु का सहभाजन एक परमाणु। टोटल कितने हो गए, 1 + 1 2 परमाणु। तो सिंपल के अंदर तो एक परमाणु आ सकता है, बीसीसी के अंदर 2 परमाणु आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी में कितने परमाणु आ सकते हैं। देखो एफसीसी में क्या हो रहा है, कोनों पर उपस्थित 8 परमाणु का तो वही हो जाएगा कि 8 इंटू 1/8। एफसीसी के अंदर क्या होता है, 8 परमाणु 8 कोनों पर और 6 परमाणु 6 फलकों पे होते हैं। अब देखो फलक पर जो उपस्थित 6 परमाणु है ना, उनका क्या रोल है वो अपन देखते हैं इसके अंदर। फलक पर उपस्थित एक परमाणु यहाँ पर है, इस जगह पर उपस्थित है फलक के अंदर, तो इसका आधा भाग तो इसकी एकक कोष्ठिका में आ रहा है और आधा भाग दूसरी एकक कोष्ठिका में जा रहा है। मान लो एक दीवार है आपके कमरे की, उस दीवार के अंदर हमने एक परमाणु लगा दिया, तो उस दीवार का आधा परमाणु तो एक कमरे में और आधा परमाणु दूसरे कमरे में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें टोटल परमाणु कितने हैं, 6 परमाणु टोटल हैं, और हर एक का आधा भाग उसकी एकक कोष्ठिका में आ रहा है, तो टोटल कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। तो टोटल कितने परमाणु हो गए, 1 + 3 4 परमाणु हो गए। एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल वाली जो एकक कोष्ठिका है उसके अंदर आते हैं 1, बीसीसी के अंदर आते हैं 2 और एफसीसी के अंदर आते हैं 4। ये आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, आगे ये भी हम बहुत काम आएगा ये नंबर आगे। इस प्रकार से हम तीनों एकक कोष्ठिकाओं के कोनों पर, अब देखो बोर्ड के परीक्षा में क्या क्वेश्चन आता है, एफसीसी में एफसीसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालिए, बीसीसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालिए। तो आपको इस प्रकार से बस इतना सा आपको क्या करना है, इतना सा बनाना है बस, ये बना के और ये निकालना है बस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए ये जो टॉपिक है आपके, अभी आपने एकक कोष्ठिका पढ़ी थी, एकक कोष्ठिका के अंदर आपने अक्षीय दूरियां पढ़ी थी, अक्षीय दूरियां ए, बी और सी थी, और अक्षीय कोण कितने थे, अल्फा, बीटा और गामा प्रकार के अक्षीय कोण थे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर इनमें अंतर आ जाता है, ए बी सी के अंदर और अल्फा बीटा गामा के कोणों में अंतर आ जाता है अगर, तो इसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। आप इस टॉपिक के ऊपर नाम लिखना, 7 प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना, यहाँ लिखना 7 प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर। देखो पहला प्रकार का जो क्रिस्टल बनता है ना, उसको हम बोलते हैं घनीय क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल में ए बराबर बी बराबर सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री आता है। तो घन प्रकार का क्रिस्टल बनता है, घनीय बनता है। इसमें KCl और NaCl इसके उदाहरण है। इनके जो क्रिस्टल है ना वो घनीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। घनीय प्रकार क्रिस्टल, ये देखो ये घनीय प्रकार का क्रिस्टल है, ये वाला, ये घनीय प्रकार का क्रिस्टल है। इसमें क्यूबिक लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा है, ठीक है।
अब देखते हैं दूसरे प्रकार का क्रिस्टल। दूसरा है चतुष्फलकी क्रिस्टल। इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू सी होता है। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी की लंबाई थोड़ी ज़्यादा या कम हो सकती है, बट अल्फा बीटा और गामा ये तीनों 90 डिग्री के होते हैं। टिन ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। ये कैसा होता है देखो आप, ये आपके है टेट्रागोनल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको हिंदी में पढ़ लेंगे, चतुष्फलकी है। तो इसके अंदर सी की लंबाई थोड़ी ज़्यादा जा रही है, ए और बी बराबर है, तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपको मेन तो याद रखने हैं ये तीन चीज़। परीक्षा के अंदर क्या पूछते हैं, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण ये दे रखा है तो किस प्रकार का क्रिस्टल होगा वो, ये इस प्रकार के क्रिस्टल के अंदर अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण क्या क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा हम देखते हैं अब इसके अंदर, तीसरा जो प्रकार है वो है विषम लंबाक्ष। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये है विषम लंबाक्ष तीसरा नंबर का। इसको ये रहा ऑर्थोरोम्बिक, इसके अंदर ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन बंद कोण क्या, अल्फा बीटा गामा के जो कोण है अक्षीय कोण वो 90 डिग्री के हुए। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है देखो, KNO3 और BaSO4 बेरियम सल्फेट का क्रिस्टल ऐसा होता है, षटकोणीय है। इसके अंदर क्या होगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा और बीटा होंगे 90 के और गामा होगा 120 का। मैग्नीशियम के और जिंक ऑक्साइड के जो क्रिस्टल है वो इस प्रकार के मिलते हैं, देखो आप ये रहा। ठीक है, हेक्सागोनल वाला। फिर आता है आपके नेक्स्ट नंबर पे विषम त्रिकोणीय। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये सीने बार HGS ये इसके अंदर आएंगे। एकंताक्ष में क्या होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू सी, तीनों इक्वल नहीं होंगे, अल्फा और गामा 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 का नहीं है इसके अंदर। त्रिनताक्ष के अंदर अल्फा कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 7 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। आपको केवल ये संरचना याद करनी है, ये याद करने हैं आपको बस तीनों, जो मैं अभी आपको संरचनाएं बता रहा था ये आपको याद नहीं करनी है, बोर्ड में ये नहीं बनवाते हैं। केवल आपको ये इन तीनों के मान याद रखने के, किसमें क्या क्या होगा तो किस प्रकार का क्रिस्टल बनेगा। ओके, अब ठोस अवस्था में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है निविड़ संकुलन संरचनाएं। निविड़ संकुलन संरचनाएं। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, ये आप जानते हो, ठोसों में बिल्कुल पास होते हैं उनके मध्य, अतः उनकी जो संरचनाएं बनती है उन्हें निविड़ संकुलन संरचनाएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो संरचनाएं बन रही है आपस में जुड़ के, इस तरीके से वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो उनकी जो संरचनाएं बन रही है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, निविड़ संकुलन संरचनाएं। ठीक है, अब ये जो संरचनाएं ये 2 प्रकार की होती हैं, इनमें इन्हें 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निविड़ संकुलन संरचनाओं को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं अपन। पहली संरचना का नाम है एक विमीय संरचना, दूसरी संरचना का नाम है द्विविमीय संरचना। एक विमीय संरचना और द्विविमीय संरचना। ठीक है, देखो एक विमीय संरचना में क्या लिखा हुआ है, इसमें ठोस के सभी परमाणु एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, तथा इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। समन्वय संख्या क्या मतलब क्या है, ठीक है, एक पंक्ति में व्यवस्थित है। अब समन्वय संख्या का मतलब होता है कि कोई भी एक परमाणु कितने परमाणुओं को टच कर रहा है। ठीक है, मान लो आपने ये वाला परमाणु ले लिया, हमने तो ये वाला परमाणु ले लिया, ठीक है, अब ये कितने परमाणु को टच कर रहा है, वो कौन कौन से परमाणु हैं, केवल 2 ही है, एक तो इस परमाणु को टच कर रहा है और एक इस परमाणु को टच कर रहा है। इसका मतलब एक विमीय संरचना में समन्वय संख्या 2 होती है। ठीक है, 2 ही रहेगी, आप कोई दूसरा परमाणु ले लो वो भी केवल 2 ही परमाणु को टच करेगा। तो एक विमीय संरचना की समन्वय संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब हम पढ़ते हैं द्विविमीय संरचना। देखो द्विविमीय संरचना जो होती है ये फिर से 2 प्रकार की है। पहला नाम है वर्गाकार निविड़ संकुलन संरचना, वर्गाकार निविड़ संकुलन संरचना। दूसरी का नाम है षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। तो अंतर किसका हो गया, वर्गाकार का और षटकोणीय का। देखो वर्गाकार निविड़ संकुलन संरचना का क्या मतलब है, इसमें परमाणुओं की परत एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है जिससे समान प्रकार की पंक्तियां बनती हैं। ये देखो हमने परमाणु बना रखे हैं, जैसे क्या मतलब हुआ इसका, एक परमाणु यहाँ पर है, इसके नीचे दूसरा, फिर ऊपर इसके ऊपर, इस प्रकार से इसके अंदर संरचनाएं उपस्थित होती हैं इस तरीके से। ठीक है, एक के ऊपर एक परमाणु उपस्थित है तो एक समान प्रकार की पंक्तियां बनती हैं। इसकी परमाणु संख्या 4, समन्वय संख्या कितनी होती है इसकी, 4 होती है। देखो इसको वर्गाकार निविड़ संकुलन संरचना क्यों बोला है, आपको क्या करना है, कोई सा भी एक परमाणु लेके, जैसे मैंने इसमें ये वाला परमाणु ले रखा है, ये परमाणु कितने परमाणु को टच कर रहा है, वो संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, ये केवल 4 को टच कर रहा है। इससे ये पता लग गया कि इसकी समन्वय संख्या 4 है। अब इसका नाम वर्गाकार क्यों रखा है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। जब हम क्या करें, ये जितने जो परमाणु हमने सेलेक्ट किया है वो परमाणु जितने परमाणुओं को टच कर रहा है, अगर उनके नाभिकों को हम मिला दें, अगर उन नाभिकों को हम मिला दें तो उससे क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है।
ये देखो एक वर्ग बन रहा है उनके नाभिकों को मिलाने पर, इसलिए इसका नाम है वर्गाकार निविड़ संकुलन संरचना। खाली आप तो ये याद रखना कि इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। दूसरा आता है षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। इसमें परमाणुओं की एक पंक्ति के बीच में दूसरे परमाणु व्यवस्थित होते हैं अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। देखो इसमें क्या होगा, इस तरीके से बना के बताता हूँ आपको मैं। एक इसके अंदर वहाँ उसमें तो एक के ऊपर एक था, इसमें दो के बीच में एक आएगा, ऐसे इस तरीके से इसमें दो के बीच में एक आएंगे। अब अगर मैं कोई भी एक परमाणु सेलेक्ट करूँ, मान लो मैंने ये वाला परमाणु इसके अंदर सेलेक्ट किया है ना, कौन सा परमाणु सेलेक्ट किया मैंने, सपोज मैंने ये वाला परमाणु सेलेक्ट कर लिया है ना। अब ये परमाणु कितने परमाणुओं को टच कर रहा है, वो परमाणु कौन कौन से हैं, उनके नाभिकों को अपन को मिलाना है। ये देखो मैंने इनके नाभिकों को मिला दिया, जिन परमाणुओं को ये टच कर रहा था मैंने उनके नाभिकों को मिला दिया, तो ये षटकोण बन रहा है। क्या बन रहा है इससे, षटकोण। इसलिए इस संरचना का नाम क्या है, षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। समन्वय संख्या 6 होती है क्योंकि ये 6 परमाणुओं को टच करता है, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ है, ठोस में कुल परमाणुओं की संख्या, ठोसों में कुल षटकोणीय परमाणु संख्या n तथा चतुष्कोणीय परमाणु की संरचना 2n होती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि चतुष्कोणीय परमाणु क्या होते हैं, 4 से बनेंगे इसलिए उसमें 2n होगी, और षटकोणीय परमाणु 6 से बन रहे हैं इसलिए उसमें n संख्या होगी। ठीक है। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतराकाशीय स्थान। ठीक है, अंतराकाशीय स्थान का मतलब क्या हो गया, ठोस बने हुए अन्य ठोसों के बीच में ये जो स्थान बना हुआ है, इस स्थान को हम कभी भर नहीं सकते, मतलब ये स्थान खाली ही रहता है, तो इसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। क्योंकि ठोसों के परमाणु की संख्या गोलीय प्रकार के गोल होते हैं तो बीच में स्थान तो रहेगा। अगर हम चार बोलों को टच करेंगे तो बीच में जो स्थान बच रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अंतराकाशीय स्थान कहेंगे। ठोसों में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। अंतराकाशीय स्थान का नाम को रिक्तिका भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा, रिक्तिका है। ठीक है, देखो रिक्तिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। पहले अपन पढ़ते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका के बारे में। जब 3 परमाणुओं के मध्य एक चौथा परमाणु उपस्थित होता है तो चारों के मध्य बनी रिक्तिका चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास में फर्स्ट परमाणु कौन सा है, ये वाला एक फर्स्ट परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, और बीच में आपने तीसरा परमाणु ऐसे रख दिया, ये 3 परमाणु हैं। ठीक है, इनके बीच में एक परमाणु उपस्थित है, मान लो जो इनके ऊपर है, मान लो आपने 3 बॉल नीचे रखी, उसके ऊपर एक बॉल और रख दी, इस तरीके से आपने एक बॉल बीच में रख दी, ये इस तरीके से सेम टू सेम। अब जो ये बीच में स्थान बन रहा है ना, ये वाला ये बीच में स्थान बन रहा है, इसकी अगर अपन आकृति देखें, अगर हम गीली मिट्टी इसके अंदर लगा दें बीच में, है ना, क्ले लगा दें बीच में, और 4 बोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें, और जब उन बोलों को हटाएंगे हम तो उसकी आकृति चतुष्फलकीय प्रकार की हमें मिलेगी। इस प्रकार चतुष्फलक कैसा होता है, ये ऐसा होता है, इस प्रकार की हमें आकृति उसके अंदर दिखेगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका, है ना। और उसको हम देखेंगे तो वो ऐसी बनेगी, ऊपर से देखेंगे तो उसको अपन, मान लो ये जो रचना बन रही है ना, इस रचना को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, से ऊपर से देख रहा हूँ मैं, तो आपको ऐसी नजर आएगी वो। ठीक है, ये वाला जो कोना है, ये वाला जो कोना है वो ये रहा, और इसके जो 3 कोने 1 2 3, वो 1 2 3 कोने ये साइड में नजर आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अष्टफलकीय रिक्तिका। जब 6 परमाणु आपस में इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनके मध्य बनी रिक्तिका की आकृति अष्टफलकीय हो। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखो पहले मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। फर्स्ट, ये कहाँ से आ गया, फर्स्ट, ठीक है। फिर मैंने दूसरा बनाया इसके अंदर, ये सेकंड, और ये मैंने बना दिया थर्ड। 3 परमाणु तो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अब इसमें 2 परमाणुओं के बीच में एक परमाणु व्यवस्थित है। कैसे है वो, अपन इसको कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। एक तो है यहाँ पे, एक ऐसे है, एक तो है आपके ये इस प्रकार से, दूसरा है इस प्रकार से, और तीसरा है इस प्रकार से। बस ये बन रही देखो संरचना। अब जो बीच में जो ये स्थान आ रहा है ना, ये कहाँ से आ गया वापस, ये बीच में स्थान आ रहा है ये वाला, है ना। 6 परमाणुओं के बीच में जो स्थान बन रहा है इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। यहाँ भी अगर हम मिट्टी फंसाएंगे, गीली मिट्टी फंसाएंगे, उसकी आकृति देखेंगे तो अष्टफल की आकृति आएगी। वो किस प्रकार की होगी, वो ऐसी बनेगी आकृति। अष्टफल की संरचना कैसी होती है, ऐसी आकृति बनेगी अष्टफल की संरचना जैसी। तो ये चतुष्फल की रिक्तिका और अष्टफल की रिक्तिका 2 प्रकार की रिक्तिकाएँ होती हैं। प्रत्येक गोले के लिए 2 चतुष्फलकीय रिक्तिका था, 1 अष्टफलकीय रिक्तिका होती है। कोई भी गोला है ना, गोला मतलब या हम इस गोले को हटा दें, यहाँ पे क्रिस्टल लिख दें, प्रत्येक क्रिस्टल के लिए 2 चतुष्फलकीय रिक्तिका और 1 अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है। मतलब चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 2n और अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या n। कुल रिक्तिका होती है इसके अंदर 3n। कुल रिक्तिकाएँ कितनी होती है इसके अंदर, 3n होती है। ओके।